नमस्कार, आपके अपने चैनल डीएम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है जो दिल को छू जाए, जीवन की सीख दे और सोचने पर मजबूर कर दे, तो डीएम स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मुंशी प्रेमचंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य महान लेखकों की बेहतरीन कहानियाँ सरल और भावपूर्ण अंदाज में सुनने को मिलेगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए डीएम स्टोरी परिवार का हिस्सा बन जाइए। आइए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम लेकर आए हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बेहद भावुक कर देने वाली कहानी दीदी। ये कहानी केवल भाई बहन के रिश्ते की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और परिवार के अनमोल बंधन की कहानी है। कहानी में क्या होता है, जानने के लिए बने रहिए अंत तक। किसी ग्रामवासिनी अभागिनी के अन्यायी अत्याचारी पति के सब दुष्कृत्यों का सविस्तार वर्णन करते हुए पड़ोसिन तारा ने बड़े संक्षेप में अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, ऐसे पति के मुंह में आग। सुनकर जयगोपाल बाबू की पत्नी शशि ने बड़े कष्ट का अनुभव किया। पति जाति के मुख में सिगार की आग छोड़ अन्य किसी दूसरी तरह की आग की किसी दशा में भी कामना करना स्त्री जाति को शोभा नहीं देता। इसलिए इस बारे में उनके कुछ संकोच प्रकट करने पर कठिन हृदय तारा दुगुने उत्साह के साथ बोली, ऐसे पति के रहने की अपेक्षा 7-7 जन्मों तक विधवा होना कहीं अच्छा है। ये कहते हुए वह बीच सभा से उठकर चली गई। शशि ने मन ही मन कहा, पति के ऐसे किसी अपराध की कल्पना वह नहीं कर सकती जिससे उसके प्रति मन का भाव इतना कठिन हो। इस बात की मन ही मन आलोचना करते करते उसके कोमल हृदय का समस्त प्रीति रस उसके प्रवासी पति की ओर उच्छ्वसित हो उठा। सैया पर उसके पति जिस तरफ सोते थे उस हिस्से पर बाह फैलाकर लेटे हुए उसने सूने तकिए का चुम्बन लिया। उसमें पति के सिर की सुगंध का अनुभव किया और द्वार बंद कर लकड़ी के बक्से से पति का बहुत दिनों से आंखों से ओझल तस्वीर और हाथ की लिखी चिट्ठियां निकालकर बैठ गई। उस दिन की निस्तब्ध दोपहरी इस प्रकार निभृत कक्ष में एकांत चिंता में पुरानी स्मृतियों और विषाद के अश्रुजल में बीती। शशिकला और जयगोपाल का नवदाम्पत्य हो ऐसा नहीं, बाल्यकाल में विवाह हुआ था, इस बीच संतान भी हुई। दोनों बहुत दिनों तक एक साथ ही रहे। नितांत साधारण सहज भाव से ही दिन बीते। किसी भी और अपरिमित प्रेमोच्छ्वास का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। करीब 16 वर्ष एक ही भाव से एक साथ बिताकर अकस्मात कार्यवश उसके पति के विदेश चले जाने पर शशि के मन में एक प्रबल प्रेमावेग जागृत हो उठा। विरह द्वारा बंधन में जितना ही खिंचाव पड़ा, कोमल हृदय को प्रेम के फंदे ने उतना ही सख्त हो जकड़ लिया। शिथिलावस्था में जिसके अस्तित्व का वह अनुभव न कर पाई, अब उसकी वेदना उसे कसकने लगी। इसलिए आज इतने दिनों के बाद इतनी उम्र में संतान की माँ होकर शशि बसंत मध्याह्न में निर्जन कमरे में विरही सैया पर उन्मेषित यौवन नववधू का सुख स्वप्न देखने लगी। जो प्रेम अज्ञात भाव से जीवन के सामने से प्रवाहित हो गया है, सहसा आज उसी के कलगीती शब्द से जागृत हो मन ही मन उसी स्रोत के विपरीत बहते दोनों तीरों पर बहुत दूर कई सोने की नगरियां अनेक कुंजवन देखने लगी। पर उस अतीत की सुख संभावना के बीच अब फिर पदार्पण करने का अवसर नहीं। सोचने लगी, अब जब पति को मिल पाएगी तब जीवन को नीरस और वसंत को निष्फल नहीं होने देगी। कितने दिन, कितनी ही बार बेकार की बहसों में, छोटे छोटे विवादों में उसने पति के प्रति अत्याचार भी किए थे। आज अनुतप्त चित्त हो एकांत मन से संकल्प लिया, फिर कभी भी वह असहिष्णुता प्रकट नहीं करेगी, पति की इच्छा में बाधा खड़ी नहीं करेगी, पति का आदेश पालन करेगी, प्रीतिपूर्ण नम्र हृदय से पति के भले बुरे की सभी आचरण सहेगी, क्योंकि पति ही सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। शशिकला लंबे समय तक अपने माता पिता की एकमात्र लाडली कन्या रही थी और जयगोपाल हालांकि मामूली नौकरी पैसा करता था, फिर भी भविष्य की उसे कोई भी चिंता नहीं थी। गांव में राज सुख से रहने के लिए उसे उसके ससुर की यथेष्ट संपत्ति मिली हुई थी।
इसी समय नितांत असमय ही प्राय वार्धव्य में शशिकला के पिता काली प्रसन्न के एक पुत्र संतान जन्मी। सच कहे तो माता पिता के इस अनपेक्षित असंगत अन्याय आचरण के लिए शशि मन ही मन अत्यंत क्षुब्ध हुई थी। जयगोपाल भी ये बात सचमुच अच्छी नहीं लगी थी। अधिक आयु में लड़के के प्रति माता पिता का स्नेह अत्यंत प्रबल हो उठा। इस नवागत लघुकाय सतने पिपासु निद्रातुर साले ने अनजाने ही दो निर्बल हाथों के छोटी छोटी बंद पड़ी मुट्ठी द्वारा ही जयगोपाल की सारी आशाओं और भरोसे का जब अपहरण कर लिया, तब उसने आसाम के एक चाय बागान में नौकरी कर ली। पास ही किसी स्थान में नौकरी की तलाश के लिए सभी ने उससे जोर जबरदस्ती की थी, पर एक तरह से हर किसी पर गुस्से के कारण या फिर चाय के बगीचे में जल्दी आगे बढ़ने के उपाय की जानकारी के कारण जयगोपाल ने किसी की बात पर कान नहीं दिया। शशि को बच्चे के साथ मायके में रख वह आसाम चला गया। विवाहित जीवन में पति पत्नी का यही प्रथम विच्छेद था। इस घटना के कारण नन्हे से भाई पर भी शशिकला को बड़ा क्रोध आया। जिस मन के आक्षेप को मुंह खोलकर कहने का उपाय नहीं, उसी का आक्रोश सबसे अधिक होता है। ये नन्हा सा प्राणी आराम से माँ का दूध पीता और आंखें मूंद कर सोया रहता, और उसकी बहन दूध गर्म भात ठंडा, लड़के के स्कूल जाने में देरी आदि कई बहानों को ले दिन रात मान अभिमान करके स्वयं परेशान होती और सबको तंग करती। थोड़े दिनों के बाद ही लड़के की माँ की मृत्यु हो गई। मरने के पहले माँ अपनी कन्या के हाथों शिशु पुत्र को सौंप गई। जल्दी ही उस मातृहीन लड़के ने अपनी दीदी के हृदय पर अधिकार जमा लिया। हुंकार शब्द करते उसके ऊपर कूदकर बड़े आग्रह के साथ अपना नन्हा पोपला सा मुंह खोलकर उसके मुंह, आंख और नाक के निगलने की चेष्टा करता। छोटी सी मुट्ठी में उसके बालों की लटों को थामकर किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता। सूर्योदय के पहले ही जग जाता और लुढ़कता फुदकता उसके पास आकर कोमल स्पर्श से उसे पुलकित कर जोर जोर से चिहुकना आरंभ कर देता। और जब धीरे धीरे वह उसे दीदी और दीदी माँ कहकर बुलाने लगा, कामकाज के मौके पर और दूसरे समय भी निषिद्ध काम कर, निषिद्ध खाद्य खाकर, निषिद्ध स्थान में गमन पूर्वक उसके प्रति विधिवत उधम मचाना आरंभ कर दिया, तब शशि और न रह सकी। इस लघु स्वेच्छाचारी अत्याचारी के निकट पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। लड़के की माँ नहीं थी, इसलिए उसके प्रति उसका आधिपत्य कहीं अधिक था। लड़के का नाम रखा गया नीलमणि। उसकी उम्र जब 2 वर्ष की हुई, तब उसके पिता को एक गंभीर बीमारी ने आ दबोचा। जयगोपाल के पास तत्काल चले आने के लिए एक पत्र भेजा गया। जयगोपाल जब बहुत कोशिशों के बाद छुट्टी लेकर आ पहुंचा, तब काली प्रसन्न का मृत्युकाल निकट था। मृत्यु से पहले काली प्रसन्न ने नाबालिग लड़के की देखरेख का भार जयगोपाल को सौंपकर संपत्ति का 1/4 हिस्सा पुत्री के नाम लिख दिया। इसलिए जमीन जायदाद की रक्षा के लिए जयगोपाल को नौकरी छोड़कर चला आना पड़ा। काफी दिनों के बाद पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ। किसी जड़ पदार्थ के टूटने पर उसके जोड़ में जोड़ मिला दिया जाता है, पर 2 मानव मन को जहाँ विच्छिन्न किया जाता है, दीर्घ विच्छेद के बाद भी रेखा के साथ रेखा ही नहीं मिल पाती, क्योंकि मन एक सजीव पदार्थ है। पल पल उसका स्वभाव परिणत और परिवर्तित होता रहता है। शशि के लिए इस नए मिलन में नए भाव का संचार हुआ। उसने जैसे एक बार फिर पति के साथ विवाह किया हो। पुरातन दाम्पत्य में चिराभ्यासवश जो जड़ता पैदा हो गई थी, विरह के आकर्षण में अपसृत हो उसने अपने पति को जैसे पूर्वापेक्षा पूर्णतः रूप से प्राप्त किया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, जैसे भी दिन आए, जितने भी दिन जाए, पति के प्रति इस दीप्त प्रेम की उज्ज्वलता को कभी भी म्लान नहीं होने दूंगी। इस नए मिलन में जयगोपाल के मन की अवस्था भिन्न थी। पहले जब दोनों संयोग में एकतर थे, तब पत्नी के साथ उनके सारे स्वार्थ और विचित्र अभ्यासों का एक बंधन था। पत्नी तब जीवन की नित्य सत्य हो उठी थी। उसे छोड़ने पर दैनिक अभ्यास जाल में सहसा बहुत सा भाग खाली रह जाता है। इसलिए बाहर जाकर पहले पहल तो जयगोपाल अगाध जल में गिरा, लेकिन धीरे धीरे उसके उस अभ्यास विच्छेद में नए नए अभ्यास की पैबंद लग गई।
और इतना ही नहीं, पहले नितांत निश्चेष्ट निश्चित भाव से उसके दिन कटते। बीच में 2 वर्ष तक अपनी स्थिति में उन्नति की चेष्टा उसके मन में ऐसे प्रबल रूप में जग उठी थी कि उसके मन के सामने और कुछ भी नहीं था। इस नए नशे की तीव्रता की तुलना में उसका पूर्व जीवन वस्तुहीन छाया के समान दिखा। स्त्रियों की प्रकृति में प्रधान परिवर्तन लाता है प्रेम और पुरुषों में दुश्चेष्टा। 2 वर्ष बाद जब जयगोपाल लौटा तो उसने अपनी पत्नी को ठीक पहले जैसा नहीं पाया। उसके पत्नी के जीवन में इस शिशु साले ने आकर एक नया परिसर ही रच डाला। ये हिस्सा उसके लिए पूरी तरह अपरिचित था और इसमें पत्नी के साथ उसका कोई योग नहीं था। उसकी पत्नी उसको इस शिशु स्नेह में स्थान देने की बहुत चेष्टा करती, पर वह इसमें पूरी तरह सफल हुई या नहीं कह नहीं सकता। शशि नीलमणि को गोद में लिए मुस्कुराती हुई पति के आगे बढ़ा देती। नीलमणि प्राणपण से शशि के गले से लिपट उसके कंधे में मुंह छिपा लेता, किसी प्रकार आत्मीयता की रक्षा नहीं करता। शशि की इच्छा होती कि उसके इस छोटे भाई के अधीन जितनी तरह की लुभावनी कलाएं हैं सब जयगोपाल के सामने प्रकट करे, किंतु जयगोपाल इसके लिए विशेष आग्रह नहीं दिखाता और शिशु भी कोई विशेष उत्साही नहीं था। जयगोपाल किसी भी तरह नहीं समझ पाता इस दुबले पतले और भारी से सिर वाले और गंभीर से चेहरे वाले सांवले से लड़के में ऐसा क्या है जिसके लिए उसके प्रति इतने स्नेह का अपव्यय किया जा रहा है। स्नेह के रंग ढंग को स्त्रियां बड़ी जल्दी भांप लेती है। शशि ने अवलंब समझ लिया कि जयगोपाल नीलमणि के प्रति विशेष अनुरक्त नहीं है। तब भाई को वह बड़ी सावधानी से आड़ में कर रखती, पति की स्नेहहीन और उदासीन दृष्टि से उसे दूर दूर रखने की चेष्टा करती। इस प्रकार बालक उसके गोपन का जतन धन, उसके अकेलेपन की स्नेह सामग्री बन बैठा। सभी जानते हैं कि स्नेह जितना गोपन, जितना एकांत होता है, उतना ही प्रबल होता है। नीलमणि के रोने पर जयगोपाल बुरी तरह खिंच उठता, इसलिए शशि उसे जल्दी से सीने में छुपा जी जान से हृदय से उसे चुप कराने की चेष्टा करती, विशेष रूप से तब जबकि नीलमणि के रोने से रात में उसके पति की नींद में बाधा पड़ती। पति इस क्रंदन प्राण बालक के प्रति अत्यंत ईर्ष्यालु रूप से घृणा प्रकट करता हुआ जर्जर चित्त से गरज उठता। तब शशि अपराधिनी सी संकुचित और त्रस्त व्यस्त हो उठती। उसी क्षण उसे गोद से दूर ले जाती और एकांत सानुने स्नेह स्वर में मेरा सोना, मेरा धन, मेरा रत्न कहकर पुकारती। बच्चों के बीच अनेक बहाने लेकर झगड़े विवाद होते ही रहते हैं। पहले ऐसे अवसरों पर शशि अपनी संतानों को दंडित कर भाई का पक्ष लेती, क्योंकि उस बेचारे की मां नहीं थी। अब न्यायकर्ता के साथ ही साथ दंड विधि में भी परिवर्तन हुआ। तब हमेशा निरपराध और अविचार के कारण नीलमणि को कठिन दंड भोगना पड़ता। यह अन्याय शशि के हृदय में नटसाल की तरह बिंध जाता, इसलिए वह अपने दंडित भाई को कमरे में ले जाकर मिठाई और खिलौने देकर उससे दुलराकर चुंबर लेकर शिशु के आहत हृदय को यथाशक्ति सांत्वना देने की चेष्टा करती। नतीजा ये हुआ कि शशि नीलमणि से जितना स्नेह करती, जयगोपाल नीलमणि के प्रति उतना ही खींचता, और जयगोपाल नीलमणि के प्रति जितना ही विराग प्रकट करता, शशि उतना ही उसे स्नेह सुधा से अभिषिक्त करती रहती। वैसे जयगोपाल कभी भी अपनी पत्नी के प्रति किसी प्रकार का कठोर व्यवहार नहीं करता और शशि चुपचाप नम्रता और प्रेम के साथ पति की सेवा करती रहती। केवल इस नीलमणि को लेकर अंदर ही अंदर एक दूसरे को रात हो या दिन आघात पहुंचाने लगे। इस प्रकार नीरव द्वंद्व का गोपन घात प्रतिघात खुले विवाद की अपेक्षा कहीं अधिक दुस्सह होता है। नीलमणि के सारे शरीर में सिर ही सबसे प्रधान था। ऐसा लगता मानो विधाता ने एक पतली सी सिंक में फूंक मारकर उसके सिरे पर एक बड़ा सा बुदबुद पैदा कर दिया है। डॉक्टर भी अक्सर ये आशंका प्रकट करते कि लड़का भी किसी बुलबुले के समान क्षणभंगुर क्षणस्थायी होगा। बहुत दिनों तक उसने बोलना और चलना भी नहीं सीखा। उसके उदार और गंभीर चेहरे को देखकर लगता उसके माता पिता अपने बुढ़ापे की सारी चिंताओं का भार इस छोटे शिशु के सिर पर लाद गए हैं। दीदी के जतन और सेवा से नीलमणि ने अपने विपद काल तो पार किया,
छठे वर्ष में पांव रखा। कार्तिक महीने में भैया दूज के दिन नया कुर्ता, चादर और लाल किनारे की धोती पहनाकर बाबू बने नीलमणि का शशि तिलक करने जा रही थी कि पूर्वोत्कृष्ट स्पष्ट भाषिणी पड़ोसिन तारा ने बातों ही बातों में शशि के साथ झगड़ा छेड़ दिया। उसने कहा, पीठ पीछे भाई का सर्वनाश कर भाई के माथे पर तिलक लगाने का कोई लाभ नहीं। शशि ये सुनकर विस्मय, क्रोध, वेदना से वज्राहत हुई। अंत में जाकर सुना, दोनों पति पत्नी परामर्श कर लगान की अदायगी न होने के कारण नाबालिग नीलमणि के हिस्से की संपत्ति नीलाम कराकर उसके पति के फुफेरे भाई के नाम बेनामी कर खरीद रहे हैं। ये सुनकर शशि ने अभिशाप दिया, जो लोग इस सफ़ेद झूठ का प्रचार कर सकते हैं उनका मुंह कोट से गल जाए। ये कहकर वह रोती हुई पति के पास जा पहुंची और इस अफवाह की बात सुनाई। जयगोपाल बोले, आजकल किसी पर विश्वास करने का उपाय ही नहीं है। उपेन तो मेरा सगा फुफेरा भाई है। उस पर जमीन जायदाद का भार सौंपकर मैं पूरी तरह निश्चिंत थी। उसने कब पीछे लगान बाकी रख हासिलपुर महल अपने नाम खरीद लिया, मैं जान ही नहीं पाया। शशि ने आश्चर्य से पूछा, उस पर मुकदमा नहीं चलाओगे? जयगोपाल ने कहा, भाई के ऊपर मुकदमा करूं और ऐसे मुकदमे से कोई लाभ भी नहीं, बस पैसों की बर्बादी होगी। पति की बात पर विश्वास करना शशि का परम कर्तव्य था, पर वह किसी भी तरह विश्वास न कर सकी। तब ये सुखी परिवार, ये प्रेम की गृहस्थी सहसा उसके लिए अत्यंत विकराल और विभत्स स्वरूप धारण करती दिखाई दी। जिस गृहस्थी को वह अपना परम आश्रय मानती रही, अकस्मात एक निष्ठुर फंदा जान पड़ा, जिसमें उन दोनों भाई बहनों को चारों ओर से फांस लिया गया। अकेली स्त्री असहाय नीलमणि की कैसे रक्षा करे? काफ़ी सोच विचार कर भी वह कोई उपाय नहीं सोच पाई। वह जितनी ही चिंता करती, उसका हृदय उतना ही भय और घृणा से तथा इस विपन्न बालक भाई के प्रति अपरिसीम स्नेह से भर उठता। उसे लगा, अगर वह कोई उपाय जानती तब सीधे लाट साहब के पास जाकर निवेदन करती, यहाँ तक कि महारानी के पास पत्र लिखकर अपने भाई की संपत्ति की रक्षा कर लेती। महारानी कभी भी नीलमणि के वार्षिक 758 रुपये मुनाफे के हासिलपुर महल को बेचने नहीं देती। शशि जब इस प्रकार एक बार की महारानी के पास अर्जी भेजकर अपने फुफेरे देवर को पूरी तरह मजा चखाने का उपाय सोच ही रही थी कि तभी नीलमणि को अचानक ज्वर ने आ घेरा। उसे ऐंठन के साथ साथ मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जयगोपाल ने किसी गांव के गवई डॉक्टर को बुलाया। शशि के अच्छे डॉक्टर के लिए अनुरोध करने पर जयगोपाल बोला, क्यों मतीलाल बुरा डॉक्टर है? तब शशि ने उसके पैरों गिर सिर की कसम दी। जयगोपाल ने कहा, अच्छा, शहर से डॉक्टर बुला रहा हूँ। शशि नीलमणि को गोद में लिए सीने से लगाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक क्षण के लिए उसे आंख से ओझल नहीं होने देता, कहीं बहाने से वह चली न जाए, इस भय से उससे चिपटा रहता, यहाँ तक कि सोने पर भी आंचल नहीं छोड़ता। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। शाम ढल जाने के बाद जयगोपाल ने आकर कहा, शहर में डॉक्टर बाबू नहीं मिले, वे कहीं दूर रोगी देखने गए हैं। ये भी कहा, एक मुकदमे के सिलसिले में मुझे आज ही कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। मैं मतीलाल से कहता हूँ, वह रोगी को बराबर देख जाया करेगा। रात में नीलमणि नींद में बड़बड़ाने लगा। प्रातःकाली शशि बिना आगा पीछा बेचारे बीमार भाई को लिए नाव पर चढ़ी और एकदम शहर के उस डॉक्टर के घर पहुंची। डॉक्टर घर पर ही थे, शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए थे। उन्होंने भद्र मेला देख जल्दी से किराए का मकान ठीक करके एक बूढ़ी विधवा की देखरेख में शशि को रुक जाने को कहा और बालक का इलाज शुरू कर दिया। दूसरे दिन ही जयगोपाल आ पहुँचे। क्रोध में आग बबूले होकर उसने पत्नी को उसी क्षण साथ लौट जाने को कहा। पत्नी बोली, तुम अगर मुझे काट भी डालो तो भी मैं अभी नहीं लौटूंगी। तुम लोग मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके माँ नहीं, बाप नहीं, मुझे छोड़ उसका कोई भी सहारा नहीं है। मैं उसकी रक्षा करूंगी। जयगोपाल क्रोध से बोले, तब फिर यहीं रहो, मेरे घर में अब कभी न लौटना। शशि तब उत्तेजित होकर बोली, वह घर क्या तुम्हारा है? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल बोला, अच्छा, वह देखा जाएगा। मोहल्ले के लोगों ने कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर बड़ा हंगामा मचाया। पड़ोसिन तारा बोली, पति के साथ झगड़ा करना है तो घर बैठकर क्यों नहीं करती?
घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत, 1000 हो आखिर पति तो है ही। पास में जो रुपए थे सब खर्च कर गहने आदि बेच शशि ने अपने भाई की मौत के मुंह से रक्षा की। तभी उसे खबर मिली कि द्वारी ग्राम में उनकी जो बड़ी जोत वाली ज़मीन थी, साथ ही उस पर जो घर बना था और जिसकी आय किसी भी तरह सालाना 1500 रुपये से कम न होगी, उस जोत ज़मीन को ज़मींदार के साथ मिलकर जयगोपाल ने अपने नाम से खारिज करवा दिया है। अब सारी संपत्ति जयगोपाल की है, उसके भाई की भी नहीं। बीमारी से ठीक हो जाने के बाद नीलमणि करुण स्वर में कहने लगा, दीदी घर चलो। उसे अपने साथी भांजों की याद आ रही थी, इसी से बार बार कहने लगा, दीदी अपने उसी घर में चलो न। ये सुनकर उसकी दीदी कुछ बोली नहीं, बस रोने लगी। अब वह हम लोगों का घर कहाँ, लेकिन रोने ही से कोई लाभ नहीं था। उस समय सारी दुनिया में दीदी को छोड़कर भाई का दूसरा कोई नहीं था। ये सोच आंखों के आंसू पोंछकर शशि न डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के अंतःपुर में जाकर उनकी पत्नी के सामने दुखड़ा रोया। डिप्टी बाबू जयगोपाल को पहचानते थे। भले घर की महिला घर से बाहर निकल जमीन जायदाद के लिए पति के साथ झगड़े में प्रवृत्त होना चाहती है, इस बात से शशि के प्रति वे बुरी तरह खींच पड़े। उसे भुलावे में रखकर उन्होंने उसी समय जयगोपाल को पत्र लिखा। जयगोपाल दौड़ा आया, साले के साथ अपनी पत्नी को जबरदस्ती नाव पर चढ़ाकर घर पहुंचा दिया। पति पत्नी में दूसरी बार संबंध विच्छेद के बाद फिर से ये दूसरा मिलन हुआ। प्रजापति ब्रह्मा की इच्छा। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों के साथ नीलमणि बड़े आनंद से खेलता फिरने लगा। उसके उस निश्चिंत आनंद को देख भीतर ही भीतर शशि का हृदय विदीर्ण होने लगा। सर्दियों के दिन थे। मजिस्ट्रेट साहब ने शहर का दौरा करते हुए एक दिन शिकार की खोज में गांव के बीच तंबू डलवाया। गांव के रास्ते पर साहब के साथ नीलमणि की मुलाकात हुई। दूसरे बालक उन्हें देख चाणक्य के श्लोक में कुछ परिवर्तन पूर्वक नखी दंत श्रृंगी आदि के साथ साहब को भी मिलाकर काफ़ी दूर निकल गए। लेकिन गंभीर प्रकृति नीलमणि अटल कौतूहल और प्रशांत भाव से साहब को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। साहब ने बड़े विनोद से उसके पास आकर पूछा, तुम पाठशाला में पढ़ते हो? बालक ने नीरव भाव से सिर हिलाकर बताया, हाँ। साहब ने फिर पूछा, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? नीलमणि किताब शब्द का अर्थ न समझ चुपचाप मजिस्ट्रेट की ओर ताकता रहा। नीलमणि ने मजिस्ट्रेट साहब के साथ अपने परिचय का पूरा हवाला बड़े उत्साह के साथ अपनी दीदी को जा सुनाया। दोपहर में चपकन पैंट पगड़ी पहन जयगोपाल मजिस्ट्रेट को सलाम करने गया। हर तरफ अर्थी प्रत्यर्थी चपरासी और सिपाहियों की भीड़ ही भीड़। साहब गर्मी के भय से तंबू के बाहर खुली छाया में कैंप मेज लगवाकर बैठे थे और जयगोपाल को चौकी पर बैठाकर उससे स्थानीय हालचाल पूछ रहे थे। जयगोपाल अपने गांव वाले सर्वसाधारण के सामने इस गौरव आसन पर जमे मन ही मन फूल रहा था और सोच रहा था, इस समय चक्रवर्ती और नदी में से कोई भी आकर देख जाता तो अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लेकर घूंघट से मुंह ढके एक महिला मजिस्ट्रेट के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई और कहा, साहब आपके हाथों मैंने अपने इस अनाथ भाई को सौंप दिया है, अब आप ही इसकी रक्षा करें। साहब अपने उस पूरा परिचित वृहत मस्तिष्क गंभीर प्रकृति बालक को देख और स्त्री को भद्र महिला समझकर उसी क्षण उठ खड़े हुए और बोले, आप अंदर तंबू में आइए। महिला बोली, मुझे जो कहना है मैं यही कहूँगी। जयगोपाल का चेहरा फक पड़ गया। वह बेचैनी का अनुभव करने लगा। गांव के कौतूहली लोगों ने परम विनोद का अनुभव किया और चारों ओर से अधिक निकट आने की चेष्टा की। साहब के बेंत उठाते ही सब भाग खड़े हुए। शशि अपने भाई का हाथ पकड़े पितृ मातृविहीन बालक का सारा इतिहास आदोपांत बता गई। जयगोपाल ने बीच बीच में उसे रोकने की कोशिश की। मजिस्ट्रेट का चेहरा सुर्ख होता चला गया और वे उठे, चुप रहो, और बेंत के अगले सिरे से उसे चौकी पर से उठ जाने और सामने खड़े होने का निर्देश दिया। जयगोपाल मन ही मन शशि के प्रति गुर्राता हुआ चुप खड़ा रहा। नीलमणि दीदी से चिपका ये सब सुनकर चुपचाप रहा। शशि की बात समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट ने जयगोपाल से कुछ प्रश्न किए और उसका उत्तर सुन बहुत देर तक चुप रहे। फिर शशि को संबोधित करते हुए बोले, बेटी ये मुकदमा हालांकि मेरे पास नहीं आएगा, फिर भी तुम निश्चिंत रहो, इस संबंध में जो भी उचित होगा मैं करूँगा। तुम अपने भाई को लेकर
निर्भय घर लौटकर जा सकती हो। शशि बोली, साहब, जितने दिनों तक उसे अपना घर वापस नहीं मिलता उतने दिनों तक अपने भाई को मैं घर ले जाने का साहस नहीं जुटा पाती। इस समय नीलमणि को आपके पास न रखने पर इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। साहब ने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? शशि बोली, मैं अपने पति के साथ घर लौट जाऊंगी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। साहब थोड़ा हंसे। गले में ताबीज पहने कृष्णकाय श्यामवर्ण गंभीर प्रशांत मृदु स्वभाव बंगाली लड़के को साथ ले जाने को किसी तरह राजी हुए, लेकिन शशि के विदा लेते समय बालक ने उसके आंचल को कसकर पकड़ लिया। साहब बोले, बेटे, तुम्हें कोई डर नहीं, आओ। घूंघट में से अविरल आंसू बहाते बहाते शशि बोली, राजा भैया, जा भैया, दीदी के साथ तेरी फिर मुलाकात होगी। ये कहते हुए उसे चिपटाकर उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरते किसी प्रकार अपना आंचल चूड़ा जल्दी से वहाँ से चली गई। तुरंत साहब ने नीलमणि को बाएं हाथ से कसकर पकड़ा। वह दीदी रे दीदी कहकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर देखा, फिर दूर से फैलाए दाहिने हाथ दबारा उसके प्रति नीरव सांत्वना भेजकर विदीर्ण हृदय से चली गई। बहुत दिनों के बाद फिर उसी चिर परिचित पुराने घर में पति पत्नी का मिलन हुआ, प्रजापति का निर्बंध। लेकिन यह मिलन अधिक दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि इसके थोड़े समय के बाद ही एक दिन सुबह ही सुबह ग्रामवासियों को खबर मिली कि पिछली रात शशि हैजे से आक्रांत हो मर गई और रात ही में उसे फूंक दिया गया। किसी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, केवल वह पड़ोसिन तारा रह रहकर गरज उठती, पर सब चुप चुप कह उसका मुख बंद कर देते। विदा के समय शशि भाई को वचन दे गई थी। उस वचन की रक्षा कहीं हुई या नहीं हुई ये मालूम नहीं। इसी के साथ इस कहानी का बहुत ही मार्मिक अंत होता है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके विचार मेरे लिए अमूल्य होंगे और मैं उन पर विचार करूँगी। मिलते हैं ऐसी ही और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।